हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये सब चीज़ें आज के हमारे इस अध्ययन बिंदु का केंद्र होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड्स के माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद और उनकी गरिमा के विषय में तथा उनके संदर्भ में जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो किस तरह के हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम प्रायः भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, अफसरों, राजनीतिक लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसी चर्चाएं हमारे घरों, दफ्तरों, चाय की दुकानों, कैंटीनों तथा गली के नुक्कड़ तक पर होती रहती हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है, आश्चर्य किया है कि इन लोगों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? यह इसका कारण कि वो सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनके विचार तथा कार्य किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में लोगों के विकास तथा गुणवत्ता को रूप देने में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और इसी कारण से हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। और चूंकि आपको विदित है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, इसीलिए हमारे देश में गांवों, कस्बों, शहरों में मूल स्तर पर स्थानीय सरकारों के अतिरिक्त संघीय तथा राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। संघीय तथा राज्य सरकारें संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर गठित होती हैं तथा अपना कार्य करती हैं और इसी प्रणाली के अनुसार भारतीय संविधान में सरकार के तीनों शाखाओं यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना तथा कार्य करने के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा इसके मुखिया प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं। संसद विधायी शाखा है तथा सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायिक शाखा है। इसी पार्ट में यानी कि इसी वीडियो व्याख्यान में हम तीनों शाखाओं की संरचना और कार्य प्रणाली के विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत जो करेंगे वो है राष्ट्रपति से करेंगे, क्योंकि वो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक स्लाइड्स के माध्यम से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो आप सभी को ये विदित है कि भारत क्योंकि एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसका निर्वाचन होगा, यानी कि वो वंशानुगत तरीके से नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमारी संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, लेकिन ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद वह गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि वहाँ के महाराज या महारानी, या जिसको हम राजमुकुट भी कह देते हैं, क्राउन इंग्लिश में हम कहते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता, उनका कोई निर्वाचन नहीं होता, बल्कि यह पद वंशानुगत है, यानी कि राजा का बेटा राजा या राजा की बेटी जो है अगला राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त होती है। तो ये एक वंशानुगत प्रणाली है जो हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। लेकिन इसके उलट, इसी कारण उसको गणतंत्रात्मक शासन नहीं कहा जाता, बल्कि वो राजतंत्रात्मक है। भले ही वहाँ पर प्रशासन और शासन की प्रणाली जो है संसदीय हो, किंतु भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये इसके उलट है। भारत में पूर्णतः गणतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है। तो सवाल ये होता है कि ये निर्वाचन आखिर होता कैसे है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि एक भारतीय आम नागरिक कभी भी राष्ट्रपति के पद के लिए वोट नहीं डालता, ये सब आप लोगों को विदित है। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन साधारण नागरिकों के द्वारा, साधारण निर्वाचक मतदाताओं के द्वारा नहीं होता। तो इनका जो निर्वाचन है वो एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब यह निर्वाचक मंडल किसके द्वारा बनता है? जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान हमेशा रखनी है कि संसद में कुछ सदस्य जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, वो निर्वाचित नहीं होते। उसी तरीके से
राज्य की विधानसभाओं के भी कुछ सदस्य अपॉइंटेड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत केवल वही सदस्य, चाहे वो संसद के हों चाहे राज्य विधानसभाओं के, हिस्सा ले सकते हैं जो कि स्वयं निर्वाचित होकर आए हैं। अपॉइंटेड सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित क्षेत्र जो है दिल्ली तथा पुदुचेरी, जिसको कि पूर्व में पांडिचेरी कहा जाता था, वहां की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। गुप्त मतदान पद्धति से प्रयोग होता है। इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य इस निर्वाचन में यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। अब अगला जो सवाल आता है यानी कि जो अगला सोचने का बिंदु आता है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं रखता हो। और चौथा है भारत सरकार तथा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो लाभकारी पद का बहुत ही आसान सा मतलब है कि ऐसा पद जिसके वजह से उस व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त होता हो, कुछ आर्थिक कुछ वेतन के रूप में कुछ आर्थिक रूप से लाभ वो प्राप्त करता हो, तो ऐसे पद को हम लाभ का पद कहते हैं। हालांकि आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद या संसद के सदस्यों का जो पद है या मंत्रियों का जो पद है उसको जो है लाभ के पद की परिभाषा से बाहर रखा गया है और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अन्य जो प्राधिकारी हैं जैसे लोक सेवक हैं या कोई सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति है जो कि वेतन प्राप्त करता है, वो लाभ का पद माना जाएगा और ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तब तक हिस्सा नहीं ले सकता जब तक कि वो अपने पद से त्यागपत्र ना दे दे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे के वीडियो व्याख्यानों की सीरीज में हम लोग लाभ के पद के ऊपर भी अलग से एक व्याख्यान बना देंगे जिसको कि आप विस्तार पूर्वक इस चीज को समझ पाएं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परंतु वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता। राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान है, यानी कि इसके ऊपर भारत का संविधान कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि एक परिपाटी सी है कि 2 बार से अधिक एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि यह कोई प्रावधान नहीं है, केवल एक परंपरा है। तो भारत का संविधान इस तरह से कोई भी सीमा रेखा नहीं लगाता है कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अब राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण रिक्त हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण अथवा त्यागपत्र देने के कारण, या तीसरा जो है वो जो कि महाभियोग है जिसको इम्पीचमेंट हम अंग्रेजी में कहते हैं, महाभियोग के द्वारा पद से हटाए जाने के कारण। इस कारण भी राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव। तो यहाँ पर एक विशिष्ट चीज आपको ध्यान हमेशा रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल एक ही आधार पर लाया जा सकता है, वो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। अन्य किसी कारण के आधार पर आप राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता। ये चीज आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि महाभियोग केवल संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है। ये महाभियोग की बात हो गई। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ऐसे महाभियोग को पारित किया जाना भी आवश्यक है। तो ये एक महाभियोग के बारे में थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी थी। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना
कार्यभार न संभाल ले। उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ते सुविधाएं संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित होती है। इसके लिए राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के संबंध में अलग से जो है कानून विशेष रूप से पारित किए जाते हैं। अब इसमें एक चीज जो जनरल नॉलेज का प्रश्न भी बनता है और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया और वो 2 बार लगातार इस पद पर आसीन रहे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में आपको रखनी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और आज तक तीसरा जो याद रखने वाला बिंदु है वो है आज तक केवल 2 राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं श्री फखरुद्दीन अहमद को अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो ये 3 एक तथ्यात्मक जानकारी जो है आपके लिए यहाँ पर हमने रखी है, ताकि आप जनरल नॉलेज के प्रश्न को जो भी राष्ट्रपति के संबंधित हो सकता है उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस संदर्भ में हमने आपको याद रखने के बिंदु के अंतर्गत क्या आप जानते हैं इस टॉपिक में हमने ये चीज को यहाँ पर रखा है। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी के क्या क्या शक्तियां उनके पास होती हैं। तो बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है। वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्य के राज्यपालों, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्र के प्रशासकों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तथा सेना के तीनों अंगों यथा थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी उनके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास किसी मंत्री, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की शक्ति भी है। सारे कूटनीतिक कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। हालांकि देखिए, केवल नाम के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम से ये सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनके पीछे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। उनके द्वारा जो भी संस्तुति राष्ट्रपति महोदय को की जाती है उसी अनुरूप राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। विधायी शक्ति की बात करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के पास किस तरह की विधायी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि संसद के अंग के तौर पर राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को स्वीकार किया जाता है और एक अभिन्न अंग होने के कारण अपनी इस हैसियत के आधार पर उसे कई विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आहूत होने वाले संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक चुनाव के बाद आहूत लोकसभा को संबोधित करता है। वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुला अथवा स्थगित कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। यदि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में किसी बिल को पारित करने के में सहमति नहीं बनती है तो वह इस मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, क्वाइट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकते हैं। उसी तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 213 के अधीन होती है, जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है। और अध्यादेश के बारे में हम पूर्व में वीडियो व्याख्यान बना चुके हैं, विस्तार से आप अध्यादेश के बारे में जानकारी वहां से ले सकते हैं। बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कि राष्ट्रपति महोदय के पास किस तरह की वित्तीय शक्तियां होती है। उपरोक्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्ति के साथ साथ राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। लोकसभा में कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से अध्यादेश भी यदि धन से संबंधित है, जिसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत यानी कि 110 के तहत दी गई है,
यदि इस तरह का कोई विधेयक अथवा कोई अध्यादेश आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना उनकी अनुमति के इस तरह का विधेयक या अध्यादेश पारित नहीं किया जा सकता और ना ही विधेयक के संदर्भ में बात करें तो संसद में रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में लोकसभा में प्रस्तुत सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति की प्राप्त करनी होती है। अपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा और यह भारत सरकार की वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में इसको लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु अपनी सम्मति प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत भी देख लीजिए, हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ खास विशेष बिंदु जो कि आपके जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करते समय प्रयुक्त जो शब्द हैं, अधिवेशन को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, अध्यादेश में कि क्या अर्थ है, तो वो एक संक्षेप में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाना, राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना भेजता है कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि को शुरू होकर एक निश्चित तिथि तक जारी रहेगा, जिसको भी संसद अधिवेशन बुलाना कहते हैं। स्थगित करने के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना जारी करता है कि लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि के बाद नहीं होगा। लोकसभा को भंग करना, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है तो इसका अर्थ होता है कि सदन अगला चुनाव होने तक तथा पुनर्गठित होने तक वर्तमान सदन अस्तित्व में नहीं रहेगा। अध्यादेश की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो उसको एक अध्यादेश जारी करके लागू किया जा सकता है, जिसकी अवधि 6 महीना होती है। अध्यादेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही केवल राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। यह कानून की भांति ही प्रभावी होता है, लेकिन जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो इसको संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा यह अस्तित्व में नहीं रहता। और इसकी समय अवधि क्या है? यदि संसद का सदन प्रारंभ होता है तो 6 सप्ताह के भीतर, यानी कि जो भी सदन पहले प्रारंभ हुआ वहां से 6 सप्ताह की अवधि गिनी जाती है। तो 6 सप्ताह की इसकी अवधि जो गिनी जाती है वो द्वितीय जो सदन जहां से प्रारंभ होता है वहां से गिनी जाती है। तो यदि किसी भी कारणवश संसद इसको 6 सप्ताह के अंतर्गत स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश अपने आप ही निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अध्यादेश के बारे में विस्तार से आप अन्य वीडियो व्याख्यान में हम देख सकते हैं। बात कर लेते हैं न्यायिक शक्तियों की। तो राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियां होती हैं और जिसका अपराध में दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसके दंड को कम करने की उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए वो किसी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा को स्थगित, माफ अथवा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करी कि उनका जो है चुनाव कैसे होता है, उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, उनकी कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, उनकी विधायिका शक्तियां क्या होती हैं, उनकी न्यायपालिका से संदर्भ में शक्तियां क्या होती हैं। इन चीज़ों को हमने यहाँ पर आज जानने समझने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के नीचे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से उनका हल किया जाएगा और आपको उसका उत्तर देने की भरसक कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। बने रहिए आप लोग इस चैनल के साथ में। अगले कुछ दिनों में हम पुनः एक के बाद एक नए वीडियोस आपके अध्ययन के लिए लाते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल पर नज़र बनाए रखिए, देखते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन, आपका समय शुभकारी हो।